Hi everyone, welcome to ASV Knowledge Hub. So in this video, I'm going to discuss the UPPCS prelims examination paper 2009, GS paper 1, right? So let us discuss without wasting our time. So the first question is, given below are two statements. Assertion is A is Mohenjo-daro and Harappa sites are dead now. Reason is they were discovered during the excavation. कह रहा हरप्पा और मोहनजोदारो जो है अभी डेड हो चुकी हैं और ये डिस्कवर की गई थी ड्यूरिंग एक्सकवेशन। तो क्या ये क्या करा है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कह रहा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें जो है और ऑप्शन बी देख सकते हो, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स जो है अभी डेड हैं और दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। ठीक है, वो खुदाई के दौरान इसके बारे में पता चला था। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही, दोनों असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन वो सही नहीं है। तो इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर अराउंड विच इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड वेयर। द रिवर्स अराउंड विच इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एग्जिस्ट करती थी, वो किन किन रिवर्स के आसपास एग्जिस्ट करते थे, तो ये बताना आपको। तो इसमें से क्या इंडस लिखा है, चेनाब लिखा है, झेलम लिखा है, गंगा है, जिसमें से कौन सी रिवर्स हैं जिनके आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 एंड 3, यानी इंडस, चेनाब और झेलम। इंडस, चेनाब और झेलम जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास थी, ये तीनों रिवर्स। सो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पुरानाज आर। टोटल नंबर पुराण कितने हैं? तो 18 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पुरानाज, ओरिजिनल प्लेस ऑफ द रूलर्स ऑफ लूनार डायनेस्टी वाज। लूनार डायनेस्टी का ओरिजिनल प्लेस क्या था? तो ये था प्रस्थिस्थानपुर था। ठीक है, जो लूनार डायनेस्टी थी उनका जो ओरिजिनल प्लेस था वो प्रस्थिस्थानपुर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सनातन रिलीजन से क्वेश्चन है। रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इंक्लूडेड सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, स्पेशल अपील फॉर डाउन ट्रोडन, मिसलीड स्पिरिट ऑफ द रिलीजन, यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज, या फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर्स। कह रहा है ये जो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं या जो 5 रीजन्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से रीजन्स हैं, इनमें कौन रीज़न है जिनकी वजह से जो है बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड हुआ था। तो इसका सही आंसर है वो 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि सिंप्लिसिटी ऑफ द रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन जो है काफ़ी सिंपल है, और स्पेशल अपील फॉर द डाउन ट्रोडन, छोटे लोगों के लिए जो है स्पेशल अपील है, और छोटे लोगों को भी बात सुनी जाती है जो नीचे के तबके के होते हैं, और मिशनरी स्पिरिट ऑफ रिलीजन, और यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है 4, 1, 2, 3 एंड 4 ये जो रीजन दिए गए हैं ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में जो है उज्जैन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी अवंतिका था। अवंतिका वाज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द बेस्ट प्रिजर्व्ड पिलर इरेक्टेड बाय अशोका इज दैट ऑफ। क्या बेस्ट प्रिजर्व्ड पिलर इरेक्टेड बाय अशोका, जो अशोका के समय पर जो है बेस्ट अशोका के समय का जो बेस्ट पिलर प्रिजर्व किया गया है वो क्या है, वो कौन है? तो वो सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वेयर इन विच लैंग्वेज। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे ऑन स्टोन, इन स्टोन पे जो लिखे गए थे वो किस लैंग्वेज में थे? वो इनिशियली तो वो किस लैंग्वेज में थे? तो बेसिकली वो किस में थे? प्राकृत में थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In which one of the following places the cave temples built by Rashtrakutas in the Ellora Mountains are located?
कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल्स बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास इन एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड। कह रहा है जो राष्ट्रकूटास ने जो है टेम्पल्स बनवाए थे वो एलोरा माउंटेन्स में, वो कहाँ पे लोकेट हैं, ठीक है, तो वो औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कह रहा है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला है वो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, 13th सेंचुरी एडी में। 11th क्वेश्चन देखो, लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय। कह रहा है कि लेट नो मैन आस्क ए मैन सेक्ट। कह रहा है चलो कोई मैन जो है वो किसी अदर मैन का सेक्ट या फिर कास्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, उसके बारे में नहीं बात करेगा। तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो रामानंद ने दिया था, रामानंदा ने दिया था, ठीक है। और रामानंदा कहाँ पैदा हुए थे, प्रयागराज में पैदा हुए थे, ये ध्यान रखना। और रामानंदा कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। म्यूजिशियंस लाइक तानसेन, बैजू बावरा एंड गोपाल नाइक received training from Swami Haridas. How many main Sangeet Archana Kendras have been established by followers of Swami Haridas? इन स्वामी हरिदास के फॉलोअर्स के द्वारा कितना जो है सेंटर केंद्र स्टेब्लिश किया गया था, तो 5 केंद्र स्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है। वो पांचों के नाम जो है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है टेम्पल ऑफ बांके बिहारी एंड टेम्पल ऑफ गोरेलाल, निधि वैन और थर्टी प्लेस और श्री रस्क भरी टेम्पल, ठीक है। तो ये 5 टेम्पल्स डिस्कवर किए गए थे, या 5 टेम्पल केंद्र डिस्कवर किए गए थे या बनाए गए थे, बिल्ड किए गए थे। क्वेश्चन 13, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज कोरोनेटेड ट्वाइस। ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जिसको जिसको 2 बार कोरोनेट किया गया था, तो वो था औरंगजेब, ठीक है। उपनिषद्स वेर रिलेटेड इनटू पर्शियन, उपनिषद्स वेर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके रेन में जो है पर्शियन में जो है उपनिषद ट्रांसलेट किया गया, तो वो शाहजहां के समय में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। सो अब देखो यहाँ पे सीधा मैं डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी द आंसर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखो हुआ था 1920 में हुआ था, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट 1937 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज द सपोर्टर ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी के सपोर्टर कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो ये भी मैचिंग में है, ठीक है, ये भी मैच करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सो आई कैन शो यू द आंसर हियर, यू कैन सी द आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन में रिपोर्ट दिया था, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। और देखो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये किससे रिलेटेड है, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंट बेटन प्लान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग presided over the session of the Indian National Congress when resolution of Purna Swaraj was passed? Who of the following presided over the session of Indian National Congress when resolution of Purna Swaraj was passed? So question is,
Who of the following preside over the session of Indian National Congress when resolution of पूर्ण स्वराज was passed? इनका जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो उस समय जो है INC को यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन प्रिसाइड किया था, यानी उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय पे जो है वो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Aruna Asaf Ali was connected with which one of the following movements as a woman organizer or underground activity? So कह रहा जो अरुणा आसफ अली ये विमेन थे, ये किस मूवमेंट से रिलेटेड थी? ठीक है, तो ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। So let us see the next question. Given below, there are four events connected with India's struggle for independence. Select the correct chronological order by using the codes given below the events. कह रहा है कि जो नीचे इवेंट्स दिए गए हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, और उसके बाद सही आंसर ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पर सीधा देखो ऑप्शन जो क्या बोलते हैं जो इवेंट्स हो क्या गए हैं। कह रहा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह और गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये जो 4 इवेंट्स दिए गए हैं इनका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो यहाँ देख सकते हो आप। जो कह रहा है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो पहले हुआ था, यानी कि 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931 को हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। और कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था ये मार्च 26 टू मार्च 29 1931। ठीक है, 26 मार्च से लेके 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, यानी कि ये अप्रॉक्स 4 दिन चला था, 4 डेज। और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, देखो भगत सिंह का एग्जीक्यूशन क्या हुआ था 23 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इम्पैक्ट क्या हुआ था 5 मार्च 1931। तो ये जो डेट्स हैं आपको वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ये डेट्स याद होंगे तभी आंसर इसका दिया जा सकता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ इन 1916? 1916 में जो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसाइड कौन किया था, प्रेसिडेंट कौन थे? तो AC मजूमदार थे। ठीक है, 1916 में जो INC का जो सेशन हुआ था लखनऊ में उसके जो है वो प्रेसिडेंट कौन थे? वो AC मजूमदार। AC मजूमदार का फुल नेम क्या है? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, या AC मजूमदार। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ओके, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? कह रहा है अंडमान और निकोबार आइसलैंड में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो वो है सैडल पीक। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? किस रिवर के पास लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है? तो वो है गोदावरी के पास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which one of the following waterfalls in India has the most height? किस waterfalls की हाइट सबसे ज़्यादा है? तो खुचिकल फॉल्स की हाइट जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो बरहे पानी फॉल्स जो उड़ीसा में है वो उसका 1308 फीट का है। और जो फॉल्स कर्नाटका में जो 829 फीट का है। और मीनमती फॉल्स जो केरला में है वो 894 फीट का है। और कोचिकल फॉल्स जो है उसका जो हाइट है वो 1493 फीट का है। तो इससे आप ऐसे याद करो KBMJ, मैंने KBMJ ये क्या बोलता है एक स्मॉल ट्रिक है KBMJ। K फॉर कोचिकल फॉल्स जिससे सबसे ज़्यादा है, B फॉर बरही पानी फॉल्स जिसका उससे कम है, और उसके बाद M फॉर मीनमती फॉल्स, और J फॉर
जोग फॉल्स का सबसे कम है, ठीक है। तो KBM जैसे याद कर सकते हो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 26 इज इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया फुलर लेक इज सिचुएटेड। कह रहा है फुलर लेक जो है किस स्टेट में है, तो फुलर लेक क्या है, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में है, ठीक है। और ये गोमती रिवर के कोस्ट पे पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ट्री कवर इज मैक्सिमम इन, ट्री कवर मैक्सिमम कहाँ पे है, ईस्टर्न डेक्कन में, वेस्ट कोस्ट में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, या फिर ईस्ट कोस्ट में। तो ईस्टर्न जो डेक्कन है, ईस्टर्न डेक्कन वाला रीजन जो है वहाँ पे जो है ट्री कवर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इज। कह रहा वो कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है हाईएस्ट रेनफॉल पाता है, तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पाता है, सबसे ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गेट्स द लीस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, ठीक है, तो लेह में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ farm tools and machinery are being carried out by a central institute of engineering which is located at, ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्म टूल्स, ठीक है, जो फार्म टूल्स और मशीनरी जो होती हैं उन पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये कौन करता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग करता है। बट इस ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आंसर जो है वो भोपाल है, ठीक है, यानी कि जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वो भोपाल में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लू मून फिनोमिना अकर्स। कह रहा है ब्लू मून फिनोमिना कब होता है, तो ब्लू मून फिनोमिना का आंसर दे सकते हो, व्हेन टू फुल मून अकर इन द सेम मंथ। कह रहा है जब किसी सेम मंथ में दो फुल मून अगर होते हैं तो उस केस में ब्लू मून फिनोमिना अकर होता है, ठीक है। ये अगर किसी महीने में जो है दो फुल मून दिखाई देते हैं आपको, ठीक है, पूरे महीने के अंदर, तो उस केस में जो है वो उस मंथ में जो है ब्लू मून फिनोमिना अकर होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब देखो इसमें कह रहा है कौन सी कंट्रीज लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, तो आप मैप में देख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर आप मैप में देख लेना, अफगानिस्तान, मलेशिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड। मीन्स कौन कौन सी कंट्रीज जो है लैंड लॉक है। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। तो कह रहा है आंसर में जो अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, हंगरी भी एक लैंड लॉक कंट्री है, मलेशिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है, स्विट्जरलैंड भी एक लैंड लॉक कंट्री है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वल्केनो इज। कह रहा सबसे ज़्यादा एक्टिव वल्केनो कहाँ पे है, कौन है, ठीक है, किलायो, किलायो, आप नाम अजीब है नाम, किलायो 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 इज द मोस्ट एक्टिव वल्केनो। ये कहाँ पे है भाई, हवाईयन आइसलैंड, हवाईयन आइसलैंड, ठीक है। अब ये बताओ ये किस कंट्री में लोकेट है, ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेल दैट किलायो जो वल्कन है वो कहाँ पे, किस कंट्री में है, ठीक है, किस कंट्री का पार्ट है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 34, अबाउट 30% ऑफ द इंडियाज एरिया लाइज इन द 3 स्टेट्स ऑफ। कह रहा 30% जो है इंडिया का एरिया लाई करता है सिर्फ 3 स्टेट में, कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 30% एरिया जो है इंडिया का वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाई करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशन करेंट। इसमें से कौन कौन सी जो है वो कोल्ड ओशन करेंट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यानी कि देखो 1 3 4 हमबोल्ट करंट जो है ये कोल्ड करंट है, ओशियो करंट भी कोल्ड करंट है, और कैनरी करंट भी जो है कि कोल्ड करंट है। ब्राज़ील करंट जो है वो एक वार्म करंट है। ब्राज़ील करंट इज़ नॉट अ कोल्ड करंट, इट इज़ अ वार्म करंट। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिस्टिंग किया गया है, उसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल स्ट्रीम, ये सभी वार्म करंट है, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल स्ट्रीम, कुरोशियो स्ट्रीम, तुशिमा स्ट्रीम, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीम, अलास्कन करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल लीनियर,
एंड गल्फ स्ट्रीम, कोल्ड वाटर स्ट्रीम, ये सभी जो है वार्म करंट है। अब कोल्ड करंट में कौन कौन सी, हम्बोल्ट स्ट्रीम देखो, कैलिफोर्निया स्ट्रीम, कुरिल स्ट्रीम, अंटार्कटिका स्ट्रीम, स्ट्रीम लैब्राडोर और वेनेजुएला करंट, स्ट्रीम ऑफ ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ठीक है, ये सभी जो है वो कोल्ड करंट है, ठीक है। और इनका और ये क्वेश्चन दिया गया है कि बेसिकली लाई कहाँ करते हैं, तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में ये सभी लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी और भी करंट्स दी गई हैं, ठीक है, जैसे ब्राज़ीलियन स्ट्रीम, फ्लोरिडा स्ट्रीम, गुइनिया स्ट्रीम, ये सभी जो है वार्म करंट है। अंटार्कटिका हो गया, एरमिंजर स्ट्रीम, ये सभी जो है कोल्ड करंट है। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट कौन है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इज द वार्म ओशन करंट। अगला क्वेश्चन, इंडो पाक बगालिहर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कह रहा है जो इंडो पाक बगालिहर प्रोजेक्ट वो है वो कहाँ पे किस किस क्या बोलते हैं, ब्लड इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किस रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। इंडो पाक जो बगालियार प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे है, तो चेनाब रिवर पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, ठीक है। अगर इसमें कौन सी ट्राइब्स हैं, कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो क्या करती हैं, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्राइब हैं, गोंड्स हैं, नागास हैं और जुनसरिस हैं, टोडास हैं। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है, जिनमें एक से ज़्यादा, किसी एक वुमेन के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, तो इसको पॉलीएंड्री कहते हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं बहुपति प्रथा, एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं किसी एक औरत के, तो उसको जो है ये कौन कौन सी जो है ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट प्रैक्टिस करती हैं ये, तो बेसिकली इसका सही आंसर वो 3 और 4 है, यानी कि जॉनसरिस और टोडास, ये जो ट्राइब्स हैं ये पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो ये मैच करना है आपको, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ आपको। देखो एस्किमो जो है कनाडा में है, मसाई जो है केन्या में है, बाडू जो है सऊदी अरेबिया में है, और बुशमैन जो है बोत्सवाना में है, ठीक है। क्वेश्चन 40 देखो, द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा बड़ा ट्राइबल ग्रुप इंडिया का कौन है, वो गोंड है, ठीक है। गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 41, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसको नहीं देखा जाए, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन से जो नए क्वेश्चन आएंगे वो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब इसको ये 2009 का हो रहा है, तो इसके पहले का दिया होगा, तो इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। इसमें से कह रहा है कि जो हमारा प्रीएम्बल था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, तो उस प्रीएम्बल में ऐसा क्या चीज़ था जो नहीं था, जैसे सोशलिस्ट नहीं था, या फिर इंटीग्रिटी नहीं था, या फिर सेक्युलर नहीं था, या फिर रिपब्लिक नहीं था, तो क्या नहीं था, तो 1 2 3 यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो तीनों टर्म्स थे वो इनिशियल में जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें ये तीनों टर्म्स नहीं थे, ठीक है। इनको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। The cardinal feature of political system in India are, कह रहा जो कार्डिनल फीचर हैं पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो पहले देख लो वो क्या बोलते हैं, क्या इसमें क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
it has a parliamentary form of government. The supreme power vests in the people of India. It provides for a unified authority. देखो कह रहे इसमें कौन कौन से सही हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर है। देखो क्या, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सुप्रीम पावर बेस्ड होता है जो है उस वो पीपल ऑफ इंडिया में। और जो कह रहा है ये यूनिफाइड अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये गलत है। अब जो स्टेटमेंट 4 है वो गलत है, 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम इज आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम इज आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड, ठीक है। कह रहा द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसेड। ये सही है। स्टेटमेंट टू यार द एसके धर कमीशन प्रिफर्ड रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर दैन द लिंग्विस्टिक बेसिस। कह रहा जो एसके धर कमीशन था उसने कहा था कि जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न नहीं होना चाहिए स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सीतारमैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। बिल्कुल, जो पंडित नेहरू थे और सरदार पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे, ये जो तीनों लोग थे, ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर रिऑर्गेनाइजेशन होना था स्टेट्स का, उसके फेवर में नहीं थे। यानी कि ये लोग चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो है स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट का विभाजन ना हो, ठीक है। तो 1 2 और 3 जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग, कह रहा है स्टेटमेंट्स कंसिडर करिए अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और बताइए कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला कह रहा द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। कह रहा जो, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर, तो ये भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखने वाला है, ठीक है, ये आप देख। द प्रीएम्बल ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, हेंस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, कह रहा है प्रीएम्बल कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, हेंस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इन केशवंत बल्लभ भारती की सुप्रीम कोर्ट रूल पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रीएम्बल ऑफ द, देखो कि जो, लेकिन जो 1976 में जो केशवानंद बल्लभ भारती केस हुआ था उसमें बताया गया था कि जो है प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो वायलेट ना करता हो। तो इसमें जो है 1 2 एंड 3 आर 1 2 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। थर्ड को इनकरेक्ट कर दिया गया है, थर्ड जो हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी जो है वो किन आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, 14 15 और 16 जो है वो राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। सो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 53 तक मैंने डिस्कस किया है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट।